गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन हब गोड्डा आपके चैनल पे। तो सबसे पहले आपको हैप्पी रक्षाबंधन जो बीत गया, लेट विशेष के लिए सॉरी। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा चैप्टर 1 पे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे जीव जगत पे। आज का टॉपिक है क्लासिकल टैक्सोनॉमी और मॉडर्न टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हम लोग को पता था क्या था। टैक्सोनॉमी का मतलब हम लोग का था वर्गीकरण, लोग पढ़े थे। अब क्लासिकल का मतलब हो गया कि शास्त्रीय या प्राचीन, मतलब पुराने समय का वर्गीकरण। और मॉडर्न टैक्सोनॉमी मीन्स आधुनिक वर्गीकरण, अभी के समय का वर्गीकरण का क्या सिद्धांत है या फिर क्या नियम है। तो उसमें एक टर्म आता है टोपोलॉजिकल कंसेप्ट। टोपोलॉजिकल कंसेप्ट इसमें क्या है कि हम किसी जीव का अध्ययन के लिए हम उसके स्पेसिमेन का मतलब हो गया प्रतिरूप। प्रतिरूप ऐसा चीज है जैसे कि आप लोग स्कूलों में किताबों में पत्तियों को नोटबुक में अपना पत्तियों को दबा के रखते थे, तो क्या होता था लास्ट में सूख के वो सिर्फ पत्ते का आकार का रहता था। उसी को हम लोग क्या करते हैं लेमिनेशन करके, यदि उसका डिटेल मान लिया A4 शीट में उसको उस पत्ती को रख लिए। ड्राइंग थोड़ा खराब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। उसके बारे में कुछ लिख के उसको लेमिनेशन कर दिया, क्या हो गया कि उस पत्ती के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब उस पत्ती का वो क्या है स्पेसिमेन है, मीन्स उसका प्रतिरूप है। इसी तरह जब किसी जीव का हम उसके स्पेसिमेन से, अब बोलिएगा कि जीव को कैसे किताब कॉपी में दाबे, उसको किताब कॉपी में नहीं दाब के उसको एक कांच का ग्लास टाइप का आता है जार टाइप से, उसी में उसको रखा जाता है। उसको वहां परिरक्षक जो फ्लूइड है, मतलब जो उसका रक्षा करता है, सड़ने गले से बचाता है, वैसा लिक्विड को डाला जाता है। उसको मैं आगे बताऊंगा। तो इसमें कंटिन्यू करते हैं हम लोग। टोपोलॉजिकल कंसेप्ट क्लियर है, मतलब किसी जीव का अध्ययन जब उसके स्पेसिमेन द्वारा किया जाता है तो उसको हम लोग ऐसे सिद्धांत को टोपोलॉजिकल सिद्धांत कहते हैं। तो हम लोग आते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी, समझ लेते हैं पहले क्या है। पुराने समय में जब अरस्तु और लिनियस का जब जमाना था, तो उन लोग के अनुसार क्या था, ये लोग मतलब उस समय एक होता है ना कि जब किसी ज्यादा वैल्यू दे दिया जाए तो ज्यादा ओवर स्मार्ट हो जाता है। यही कारण था कि लिनियस और अरस्तु ये सब ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन एक अच्छा हिंट दे के गए। इन्होंने क्या किया, पौधों या जीवों के वर्गीकरण के लिए क्या किया, केवल कुछ स्पीसीज के अध्ययन के लिए केवल कुछ ही को लेना जरूरी समझा। मतलब सबके जगह उसने कुछ को ही चुना। लेकिन एक अच्छा जो होता है, मतलब उसके अनुसार क्या होना चाहिए कि हम स्पीसीज के, मान लिया कोई एक स्पीसीज है, मान लिया ह्यूमन स्पीसीज है, हम लोग आदमी है मान लिया, कोई रहता है मैदानी इलाकों में, कोई रहता है पहाड़ी इलाकों में, कोई रहता है नदी तालाब वाले इलाकों में। तो इसमें क्या होगा, सब आदमी तो समान है, लेकिन क्या इसका हैबिट समान होगा, इसका शरीर समान होगा। जो पहाड़ी इलाका में उसका क्या होगा, फेफड़ा मजबूत होगा, उसका पैर भी मजबूत होगा। जो मैदानी इलाका वो क्या होगा, इसके अपेक्षा उससे कमजोर होगा, क्योंकि उसको आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और जो जलीय इलाके में होगा वो क्या होगा, तैराक अच्छा तैराक होगा तो उसका सीना और हाथ पैर उसके भी मजबूत होंगे। यहाँ तक क्लियर है। मीन्स किसी स्पीसीज के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको पूरी आबादी को लेना चाहिए। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में क्या हो रहा था कि हम किसी स्पीसीज की जानकारी के लिए केवल एक या कुछ को ही वैल्यू दे रहे थे। और इसकी एक सबसे बड़ी कमी यह थी कि हम लोग इसके उप प्रजाति यानी कि सब स्पीसीज पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे थे। यहाँ उप प्रजाति का मतलब हो गया, जैसे आप लोगों ने समय आम देखा होगा, आम का क्या है साइंटिफिक नेम, मैंजीफेरा इंडिका। तो उसका जो उप प्रजाति है, उप प्रजाति मतलब क्या हुआ, आम तो सब आम है, उसमें लंगड़ा आम आता है, बम्बई आम आता है, सिंदूरी आम आता है, इस तरह बहुत सारे आम के प्रजाति आते हैं। तो वो सब क्या हो गए उप प्रजाति। तो इसमें लिनियस अरस्तु से पुराने जो टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसको ज्यादा जोर देना जरूरी नहीं समझा। और इसके तीसरे सबसे बड़ी गलती कमी कि इसने केवल बाहरी आकारिकी लक्षणों पर ही लिया, कि मतलब किसी स्पीसीज का कोई स्टडी करना है तो उसको हम
कैसे, जैसे जो बाहर से दिख रहा है बस हम उसके आधार पे उसको हम डिफाइन कर दिए। जबकि मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न में मतलब अभी के समय में सब कुछ का उसमें विवरण देना पड़ता है, उसके कोशिका से लेकर शुरू करके उसके बाहरी लक्षण जो पूरे हैं, मतलब पूरा का पूरा, चाहे वो छोटी छोटी कोशिका हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा उसका बॉडी शेप हो, या फिर उसकी रासायनिक कंपोजिशन जिसको कीमोटैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। जो कोशिका के आधार पे जो कोशिका के आधार पे वर्गीकरण है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। और जब हम केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक संगठन के आधार पे करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक हो गया मतलब केमिकल, मतलब शुरू का कीमो ले लेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्लासिकल टैक्सोनॉमी की अपेक्षा हम ज्यादा प्रॉपर्टी लेते हैं, मतलब ज्यादा गुणों का अध्ययन किया जाता है इसमें। और क्लासिकल टैक्सोनॉमी क्या बोलता था कि हमारे यहाँ जो जीव है वो क्या है, अस्थाई है और परिवर्तनशील है। मतलब अभी का यदि आदमी 5 फुट 5 इंच का है तो ये क्या है, यह अस्थाई है। जबकि दोस्तों क्या हुआ है, पहले के लोग कैसे थे, लंबे चौड़े 7 फुट 8 फुट इस तरह मिलते थे। कहने मतलब ये हुआ कि मतलब समय दर समय उसका, जब आप विकासवाद पढ़िएगा, इवोल्यूशन पढ़िएगा, तो उसमें क्या हुआ, जिराफ का जो गर्दन था, मान लीजिए जिराफ का गर्दन, ड्राइंग मेरी ऐसी अच्छी नहीं है, तो शुरू में जनरल वो घोड़े जैसा था, लेकिन उसका आदत क्या हुआ कि उसने पेड़ के पत्तियों को खाने के लिए अपने गर्दन को लंबा करके यूज व्यवहार करना शुरू किया। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उसका गर्दन लास्ट में लंबा हो गया। ये सब सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में, तो अभी के लिए टेंशन ज्यादा मत लीजिएगा। अभी बस इतना समझ लीजिए, क्लासिकल टैक्सोनॉमी मीन्स प्राचीन काल का वर्गीकरण, और जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो आधुनिक काल का वर्गीकरण। तो कौन सा बेस्ट रहता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्यों, क्योंकि इसमें किसी स्पीसीज के नॉलेज के लिए, मतलब किसी स्पीसीज के बारे में जानना है हमको, तो उसमें बड़ी संख्या में मतलब गुणों का अध्ययन किया जाता है। चाहे वो कोशिका से कोशिका लेवल का कर ले, चाहे वो बड़े से बड़े एक दूसरे जीव का तुलना के लिए, वो सारा चीज इसमें मिल जाएगा हमको। और इसमें उप प्रजातियों का भी ख्याल रखा जाता है। और सीमा निर्धारण के लिए सभी क्षेत्रों का क्या मतलब हो गया, सभी क्षेत्रों का मतलब यही होगा दोस्तों कि इसमें केवल क्या था, केवल बाह्य आकार की था, जबकि इसमें सारा चीज लिया गया। जैसे कोशिका लेवल में बार बार बोल रहा हूँ, कोशिका लेवल चाहे अंततंत्र लेवल हो, चाहे उसकी बाहरी संरचना जैसे भी हो, उसका हैबिटेट हो जाए, उसकी आबादी हो जाए, सारा चीज इसमें इंक्लूड किया जाता है मॉडर्न टेक्सोनॉमी में। तो इसलिए हम लोग के लिए मॉडर्न टेक्सोनॉमी बेस्ट है। और इसमें यह भी बोलता है कि ये समय के साथ इसमें इवोल्यूशन हुआ है, मतलब इसमें विकास हुआ है। फिलहाल अभी ये 3 पॉइंट, अगला पॉइंट में लिखने जा रहा हूं। तो यहां तक क्लियर है। अब आते हैं इसके नंबर पॉइंट 4। क्लासिकल टैक्सोनॉमी में स्पीसीज को क्या माना गया था, स्थिर या अपरिवर्तनशील। इसके अनुसार क्या था, जो अरस्तु या लिनियस वगैरह जो भी पुराने टैक्सोनॉमिस्ट थे उनके अनुसार स्पीसीज क्या है, स्थिर या अपरिवर्तनशील है। मीन्स वो जैसा अभी है वो पहले भी वैसा था। मतलब उन्होंने ज्यादा विकास को देना जरूरी, महत्व ज्यादा जरूरी नहीं समझा। जबकि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में उसका प्रेजेंट के बारे में जो स्टडी किया ही किया, उसका पास्ट को भी देखा कि पास्ट में भी वो ऐसा ही था या उसमें कुछ विकास हुआ, या फिर उसके कुछ अंतंत्र में, या फिर किसी कोशिका में, या फिर किसी तरह की कोई बदलाव आई क्या, वो सारा चीज इसमें मॉडर्न टैक्सोनॉमी में दिखाया जाता है। तो इसके अनुसार क्या बोला गया कि इसमें स्पीसीज को गतिशील और विकास का उत्पाद माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जीव जो है हमेशा एक साथ नहीं रहता है। मान ले सपोज दैट, आप लोग अपना एग्जांपल ले लीजिए कि आप जब छोटे थे तभी क्या आप ऐसे ही थे, छोटे आप बड़े मस्त मजे में रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया, जैसे से आप बड़े हुए आपको बाहरी दुनिया से ज्ञान मतलब प्राप्त होना शुरू हुआ। अब क्या होना शुरू हुआ, मतलब पहले
आप प्रेजेंट में जीते थे, अभी क्या है, पास्ट का चिंता और फ्यूचर का टेंशन, दोनों जुड़ चुका है। तो दोनों जुड़ के आपका जो क्रियाविधि उसको इफेक्ट कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, इस समय जो आप हैं क्या है, वो ये दोनों से क्या है, आप विकसित हैं, मतलब पास्ट से आप विकसित हुए हैं, इससे प्रेरित हुए हैं, मतलब इससे चिंतित हो क्या, तभी ना आप तो अभी बिहेव करें कि हमको पढ़ना है अच्छा, हमको कुछ अच्छा करना है। तो इसी में क्या हो गया, स्पीसीज को गतिशील और विकास का उत्पाद माना जाता है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिराफ की जो गर्दन है वो पहले के समय में घोड़े की गर्दन की लंबाई आसपास ही होती थी, मतलब उतनी लंबी नहीं थी, लेकिन उसके हैबिट के कारण वो धीरे धीरे उसमें बदलाव हुए, इस वजह से उसकी गर्दन लंबी होगी। या फिर सपोज दैट आपकी जॉब जो है लग गई कुल्लू मनाली ठंडे प्रदेशों में, मतलब आपको वहाँ परमानेंट आपका जॉब लग गया, आपने वहाँ बिजनेस भी शुरू कर दिया, पूरा घर फैमिली सब वहीं बसा लिया, तो आपकी उसमें क्षमता क्या है, ठंड सहने की क्षमता, मतलब ठंड सहने की क्षमता आपकी कम है। लेकिन जो आपके आने वाली जनरेशन जो होगी, या फिर मतलब शादी वगैरह जो भी हुई 15-20 साल बाद जो भी आएगा, या 5 साल बाद ही आ जाए, तो उसमें क्या होगा, कैपेसिटी ठंडा सहने क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आपने उस ठंड को झेला है, आपके डीएनए में परिवर्तन या फिर उसका मैसेज उसमें कोडिंग हो चुका है। ये सब हम लोग सब पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब चीज आपके पास दोबारा से घूम के आएगी। क्लासिकल टेक्सोनोमी और मॉडर्न टेक्सोनोमी में दोनों आप लोग को अंतर समझ में आ गया होगा। सीधी सी बात है, क्लासिकल मीन्स प्राचीन या ओल्ड सिस्टम हो गया, और मॉडर्न आपका लेटेस्ट जो अभी चल रहा है वो। तो यहां तक आप लोग क्लियर है। अब आते हैं लोग नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक्स इन टेक्सोनोमी। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि बार बार आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग क्लास में आप लोग ध्यान दीजिए, या फिर मेरे नोट्स को साथ साथ बनाते चलिए, वो तो जरूरी ही है बनाना आपको। आप देखिए, आपको मैंने क्या बोला है कि मेरे क्लास में या फिर आप कहीं भी पढ़िए, जो चीज़ें एक बार आ गई, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे मिस किए तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ पाइएगा, वो बार बार रिपीट है। मैं आपको टेक्सोनोमी कितनी बार बता चुका हूँ कि टेक्सोनोमी क्या है, साइंस का वह शाखा या फिर विज्ञान की वह शाखा है जो वर्गीकरण के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। मीन्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं या नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसको टेक्सोनोमी कहा जाता है। ये चीज मैंने पहले भी लिखाया था, तो ये चीज आप क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, वर्गीकरण टेक्सोनोमी उसका कुछ फंडामेंटल टाइप्स है, मीन्स उसके कुछ प्रकार है। तो पहला आता है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। पहचान इस वर्गीकरण की इस प्रणाली में यह डिसाइड, मतलब यह निर्धारित करता है कि कोई भी जो जीव है उसका नाम जो है सही और उसका स्थान सही निर्धारित किया गया नहीं, वो इस बात की गारंटी मतलब इंश्योर करवाता है। मतलब पूरा आप वाक्य पढ़ लीजिए, वर्गीकरण की इस प्रणाली में किसी जीव का सही नाम व स्थान का निर्धारण किया जाता है। मीन्स यह सुनिश्चित करता है कि कोई जीव है उसका नाम वह स्थान सही निर्धारित किया गया है या नहीं। और नेक्स्ट देखिए, यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई जीव जो है पहले से ज्ञात या पहचान, जो पहले से जीव जो ज्ञात खोजा जा चुका है उसके समान है या नहीं। यह निर्धारित करता है कि कोई जीव ज्ञात पहचान के किसी अन्य जीव के समान है। मतलब ये नहीं बोलता है कि हम इसका पहले किसी से तुलना नहीं किए, डायरेक्ट किसी कैटेगरी में रख दिया या फिर वर्गीय समूह में रख दिया, ऐसा नहीं किया जाता। इसमें सीधा से आइडेंटिफिकेशन पहचान का मतलब ये है कि पहले से किसी ज्ञात जीव से तुलना करके जब हम किसी जीव को किसी उपयुक्त समूह में बांटते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे थे, आइडेंटिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या किया, निर्धारित, मतलब यह सुनिश्चित करता है कि इसका जो जीव है उसको मतलब पहले से ज्ञात किसी जीव से तुलना करके कैटेगरी में उसको बांटे हैं, मतलब अंधाधुंध नहीं रखे हैं। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसका उद्देश्य किसी जीव को उपयुक्त वर्गीय समूह में वर्गीकृत करना है। अभी जो मैंने समझाया वही शब्दों में है। मीन्स जब किसी जीव को पहचान लिए, तुलना कर लिए, तो उसको उपयुक्त वर्गीय में मतलब उपयुक्त कैटेगरी में रख दिए उसको। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब आते हैं
अगले टाइप नोमेनक्लेचर पे। बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी में जो टेक्सोनॉमी था उसका जो फंडामेंटल टाइप था उसमें एक नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर मीन्स नाम पद्धति। सिस्टमेटिक्स का एक खास विशेषता है कि यह क्या करता है, जीव का नामकरण करता है, सिर्फ बांटता ही नहीं बस उसका नाम भी रखता है साथ के साथ। तो मतलब सिस्टमेटिक्स का ये खास विशेषता है। किसी भी जीव को जो है दो प्रकार से नाम दिया जाता है, एक तो होता है कॉमन नेम या वर्नाक्यूलर नेम मीन्स सामान्य नाम या स्थानीय नाम, आप जो लोकल लैंग्वेज में आप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लोकल लैंग्वेज वाला भाषा में क्या मतलब हुआ कि जैसे कि जगह बदला तो क्या हुआ, भाषा बदला। भाषा बदला मतलब उसका बोलचाल बदलेगा, तो उसका चीज तो एक ही कहना चाह रहा है लेकिन क्या है वो भाषा के साथ वो बदल जा रहा है। मीन्स स्थानीय नाम के अनुसार जो किसी जीव या किसी भी चीज का नाम दिया था उसको स्थानीय नाम बोलते हैं। जैसे भाषा चेंज उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट साइंटिफिक नेम मीन्स वैज्ञानिक नाम। यहाँ हम लोग क्या देखे कि भाषा के साथ नाम चेंज, भाषा चेंज नाम चेंज, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है चाहे भाषा ही बदल जाए, चाहे देश बदल जाए, चाहे दुनिया बदल जाए, लेकिन क्या होता है साइंटिफिक नेम में जो उसका साइंटिफिक नेम है वो देश के किसी भी जगह पे एक ही रहेगा। हम लोगों ने पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम लिनियस द्वारा दिया गया था। क्या था उसमें दो पद होता था नाम का, पहला तो जीनस होता था, दूसरा स्पीसीज का होता था। ये हमने देखा था, याद है या फिर भूल गए? आप लोग मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए और कमेंट में आप जरूर लिखिए कि आपको जो परेशानी आ रही है, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ ही है, वीडियो में आप देख सकते हैं। अब आते हैं पहला कॉमन नेम या वर्नाक्यूलर नेम, सामान्य या स्थानीय नाम। नाम से ही क्लियर है, स्थानीय नाम मतलब जो स्थानीय भाषा में जो प्रयोग में आता है वैसे नामों को स्थानीय नाम कहा जाता है। यह स्थानीय नाम जो है स्थानीय भाषा में जो प्रयोग आएगा वही स्थानीय नाम होगा। यह स्थानीय नाम जो है स्थानीय लोगों के लिए, जो लोकल में जो लोकल वाला नेम जो लोकल लोगों के लिए ठीक है, लेकिन जीव विज्ञानी जो टेक्सोनोमिस्ट यहाँ पे जो भी है जो कि स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है यह सुलभ या पर्याप्त नहीं है। हो सकता है कि कोई चीज एक ही है लेकिन वो जीव विज्ञानी जो है पढ़ रहा था किसी चीज के बारे में, लेकिन चीज एक है, मिला दो भाषी लोगों से, मतलब दो अलग अलग लोगों से जिसकी भाषाएं दोनों की अलग अलग थी। उसने अपने भाषा में इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया, दूसरे ने अपने भाषा में इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन लास्ट में क्या पता चला कि वो जिस चीज के बारे में बता रहे थे वो चीज एक ही है। तो यहाँ ऐसे चीजों में कंफ्यूजन आ सकता है, तो उसका अध्ययन सही से नहीं होता, इसलिए स्थानीय नाम जो है पर्याप्त नहीं है। अब आते हैं इसकी कमियां। मैंने आपको बताया अभी कि भाषा के साथ नाम बदल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग प्याज को क्या बोलते हैं, हिंदी में प्याज बोलते हैं, मराठी में कांदा, तमिल में वेंगायम, कन्नड़ में इरुवली, गुजराती में डुंगरी, असमिया में असम के जो भाषा है वहाँ पे प्याज को पोनोरू बोला जाता है। या हम लोग सिंपल सा घर का देखते हैं, हम लोग जो चूड़ा खाते हैं, हम लोग झारखंड में क्या बोलते हैं, चूड़ा बोलते हैं। वही आप राजस्थान में कहीं चल जाइए तो आपको उसको वही चूड़ा पोहा कहलाता है। तो मतलब क्या हुआ, भाषा और स्थान के साथ नाम बदल जाते हैं। एक शब्द यहाँ और जोड़ लीजिए, भाषा या स्थान के साथ नाम बदल जाते हैं। और इसकी दूसरी एक कमी हो गया कि भाषा या स्थान के साथ नाम बदल जाते हैं। दूसरी कमी हो गया कि कई स्पीशीज के लिए एक ही नाम दे दिया जाता है, मतलब एक से अधिक स्पीशीज के लिए एक ही नाम दे दिया गया। जैसे कि जिन पौधों से दूधिया लेटेक्स निकलता है, मतलब दूध जैसी संरचना जो निकलती है उन्हें दूधिया कहा जाता है। जैसे सोचस एस्पर, ये साइंटिफिक नेम है, यूफोर्बिया प्रोस्टाटा, लवनिया अगस्टिफोलिया, ये सब साइंटिफिक नेम है। ये सब ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस काम की बात इतनी है कि कमियां इसमें कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा।
जैसे कि क्या हो गया, मान लिया हम लोग क्लास में ही देखते हैं कि जब हम लोग आप कोचिंग या ट्यूशन कहीं भी जाते होंगे तो उसमें से एक ग्रुप आता होगा जो कि फर्स्ट बेंच के लिए लड़ता होगा कि मुझे तो फर्स्ट बेंच में ही बैठना है, और एक प्रजाति आपकी क्लास में ऐसी होती होगी जिसको कि लास्ट बेंच में ही मजा आता होगा। ऐसी प्रजाति आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगी। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट बेंच पे बैठता है उसको क्या बोलते हैं, बैक बेंचर। मीन्स वहां पे राधा बैठी है कि काजल बैठी कि प्रिया बैठी कि सौम्या बैठी है, वो उससे को कोई मतलब नहीं है। लास्ट बेंच पे बैठा है मतलब बैक बेंचर है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कभी कभी सामान्य नाम जीवों के गलत अर्थ बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन भी कभी कभी क्रिएट हो जाता है। जैसे आप सुनिएगा कि जेली फिश, स्टार फिश, कटल फिश, मजा आ गया होगा सुन के। तो फिश मतलब क्या होता है, मछली। जैसे मछली सुना मतलब उसको लगा कि नहीं तो दोस्त के घर में ये दिखाने के लिए ले जा रहा है, मतलब किसी ना किसी का मछली का तो जोड़ तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जाके पता चला कि वास्तव में वो तो मछली ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, कभी कभी सामान्य नाम जीवों के गलत अर्थ बताते हैं, इसलिए सामान्य नाम फेल है। और हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका जो कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, मतलब इसका कोई साइंटिफिक रूप से इसको नहीं बोला गया है कि जो आपका सामान्य नाम है वो सही है। इसी का अगला पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं। मीन्स क्या हो गया, देख लेते हैं हम लोग पॉइंट पे। स्थानीय नामों का कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है क्योंकि ये जीवों के साथ वर्गीकरण संबंध नहीं दर्शाते हैं। मतलब इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि सामान्य नाम जो दिया गया कोई सोच समझ के दिया गया है, मतलब वो बोलचाल में भाषा प्रयोग में आ गया तो आ गया। जैसे किसी का हम लोग कोई टीचर का उपनाम कर देते हैं, किसी को छिपकली बोलते हैं, किसी को तोता बोलते हैं, मतलब ये क्या हो गया, एक बोलचाल में आ गया। मतलब उसका हैबिट दूसरा दिखा है, उस लक्षण दूसरा दिखा तो हम लोग उसका नामकरण दिया, मतलब उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था। पॉइंट 4 क्लियर। पॉइंट 5, इसमें से बहुत सारे जीव ऐसे आते हैं जिसका कि मानवीय उपयोगिता, मतलब मानव उसको यूज नहीं करता है, तो ऐसे जीवों को नाम नहीं देता है। मान लिया हम लोग जिससे मतलब ही नहीं तो उसका हम नाम क्यों रखें, सीधी सी बात है। जहां इंसान को मतलब रहेगा बस उसी का नाम रखा जाएगा, और जिसका उपयोग ही नहीं उसका नाम कहां से हो देगा। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं अगला साइंटिफिक नेम मीन्स वैज्ञानिक नामकरण। अब आते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर का सेकेंड टॉपिक। उसमें क्या था, एक पहला कॉमन नेम हम लोग पढ़ चुके हैं स्थानीय नाम, और दूसरा साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम में देखिए मतलब वैज्ञानिक नामकरण। अब इसका उसमें कॉमन नेम का क्या था, कमी था, तो इसका क्या है साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम का विशेषताएं हैं ये सब। आप सभी को पता है कि वैज्ञानिक नाम कैसे दिया जाता है, वर्गीकरण के या नामकरण सिद्धांतों एवं नियमों का पालन करके दिया जाता है। पहला इसका विशेषता देखिए, यह नामकरण के सिद्धांतों व नियमों का पालन करता है। मीन्स नामकरण का सिद्धांत या नियम जो भी दिया गया है उसका पालन करता है। मतलब कोई साइंटिस्ट ये अपोज नहीं कर सकता है कि तुम जो ये नाम दिए हो वो गलत दिए हो, यदि आप नियम व सिद्धांत का पालन करते हैं। अब इसका दूसरा कि यह विश्व के सभी भागों में मान्य है, मतलब विश्व के किसी भी जगह पे आप चले जाइए वह नाम उसी जीव से, मतलब उस नाम से उस चीज को या उस जीव को पहचाना जा सकता है, मतलब वैलिड है। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता है कि यह आप गलत बोल रहे हैं। अब आता है इसका नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट पॉइंट। यह किसी भी जीव को एक विशिष्ट नाम प्रदान करता है ताकि विश्व के सभी भागों में एक ही नाम से जाना जा सके। इसका मतलब यह हुआ कि किसी जीव को एक स्पेशल नाम दिया जाता है और वह नाम बस उसी जीव का होता है, उसके अलावा किसी और जीव का नहीं होता है, ताकि विश्व के सभी भागों में एक ही नाम से जाना जा सके, ताकि हम कहीं भी जाएंगे तो उस नाम से उस चीज को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रत्येक जीव एक अलग नाम के साथ अपनी स्पीसीज को प्रदर्शित करता है। मीन्स क्या हो गया, कॉमन नेम में क्या था कि मतलब हम लोग कुछ देखे आकारी लक्षण या बाहरी लक्षण देखे, जैसे कि किसी का कांटा है तो हो गया कटीला गाछ, कटीलेदार झाड़ियां, मतलब बहुत सारा आया, अलग अलग तरीका से आया।
या फिर जिसका कांटा है, जैसे कि कोई मछली भी कांटा खा सकता है, कोई जीव भी कांटा खा सकता है, तो हम लोग सब उसको कांटेदार में घुसेड़ दिए। तो इसमें क्या हुआ, एक साथ एक नाम से क्या हुआ, कंटीला मतलब एक उसका बाहरी लक्षण हो गया, आकार की लक्षण हो गया, उससे हम लोग क्या किए, एक से अधिक स्पीसीज का मिला जुला के खिचड़ी कर दिए। लेकिन साइंटिफिक नेम में क्या होता है कि किसी जीव एक अलग नाम के साथ अपनी स्पीसीज को प्रदर्शित करता है। मतलब साइंटिफिक नेम में क्या था, पहला पद तो हम लोग का जीनस यानी वंश नाम, दूसरा स्पीसीज यानी कि जाति नाम, यही था। क्लियर याद है। तो इसमें क्या है कि किसी भी जीव का जो नाम है उसमें उसका क्या जुड़ा रहेगा, स्पीसीज का नाम भी जुड़ा रहेगा, ताकि हम लोग पता चले वह किस प्रजाति का है। और इसमें कोई भी एक जीव को लेने से उसका हमको स्पीसीज के बारे में पता चलेगा ही चलेगा। क्यों, क्योंकि उसके नाम में ही स्पीसीज जुड़ा हुआ है। इसका कोई साइंटिफिक रीजन है, जो कि सामान्य नाम में साइंटिफिक रीजन नहीं था। और उसमें क्या था, भाषा के साथ या स्थान पर उसके नाम बदल जा रहे थे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। साइंटिफिक नेम मतलब वैज्ञानिक नाम साथ में यह भी सुनिश्चित करता है कि यह नाम पहले से ज्ञात किसी जीव का नहीं है। मतलब ये साथ साथ ये भी गारंटी देता है कि इसका जो नाम दिया गया है इससे पहले किसी और जीव का यह नाम नहीं दिया गया था। मतलब इस जीव का जो नाम है वो, आप इस जीव को इस नाम से आप किसी भी देश या किसी भी जगह पे चले जाइए, वहां पे आपको यह उसी नाम से मिलेगा। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। सब क्लियर। हम लोग नोमेनक्लेचर पे कंटिन्यू थे, तो इसमें हम लोग साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम देख चुके हैं। अब जो साइंटिफिक नेम है उसको लिखने का जो पद्धति या फिर सिस्टम है, उस कितने प्रकार के वो देख लेते हैं। इसमें पहला प्रकार हम लोग का पॉलिनोमियल, और दूसरा बाइनोमियल, और तीसरा ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, मतलब मल्टीपल, नोमियल एक से ज्यादा नाम, जिस नामकरण पद्धति में से ज्यादा नाम लिखा जाए उसको पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इसका गुण देखिए, यह कब यूज होता था, 1750 से पहले उपयोग में था। मतलब जो 1750 से पहले जो वैज्ञानिक जो थे वो इनका यूज करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नाम के साथ जीव के सभी लक्षणों का वर्णन किया जाता था। मीन्स जीव का जो लक्षण है, आकारिकी लक्षण हो चाहे जैसा भी हो, पहले तो आकारिकी लक्षण मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स बाहरी लक्षण जो हम लोग आंखों से दिखते हैं, उसके आधार पे उसका नाम, उस नाम में जो सारे लक्षणों का वर्णन भी करना होता था। इसकी वजह से क्या होता था, नाम लंबा हो जाता था, और जब नाम लंबा हो गया तो यह जटिल हो जाता था और याद नहीं होते थे। मतलब याद कर पाना असंभव था। मतलब एक से अधिक जीव तो नाम भी उतने लंबे लंबे, तो याद नहीं हो पाते थे। एग्जाम्पल के लिए कैरियोफाइलम, कैरियोफाइलम एक पादप जगत का स्पीसीज है। इसका देखिए आप पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार नाम क्या है, देखिए कैरियोफाइलम सेक्साटिलिस फोलिस ग्रेमिनियूस अम्बेलेटिस कोरियम्बिस। कुछ समझ में आया क्या नाम है? कैरियोफाइलम का जो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार जो नाम है, कैरियोफाइलम सेक्साटिलिस फोलिस ग्रेमिनियूस अम्बेलेटिस कोरियम्बिस। लग रहा है पता नहीं कौन सा भाषा बोल रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ये एक्चुअली लैटिन में लिखे जाते थे। लैटिन वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो लैटिन या ग्रीक भाषा से ऐसे शब्द होते हैं जो कि मिलित भाषा कहलाते हैं। मतलब उसका वहां जो मीनिंग निकल गया बस वही तो वही। जैसे हम लोग का यहाँ एक क्या होता है, मतलब कुछ बोलो तो कुछ और ही मीनिंग निकलेगा। तो देखते हैं हम लोग इसका आगे अर्थ देखते हैं क्या है। कैरियोफाइलम का अर्थ हो गया पत्थरों पर उगने वाले घास समान पत्ती वाले संरचना वाले पौधे, तथा अम्बेलेट कोरियम संरचना वाले फूल। मतलब उसका जो फूल का जो अरेंजमेंट होता था, उसका जो अरेंजमेंट टाइप था वो कैसा था, अम्बेलेट कोरियम प्रकार का था। यह आप प्लांट फिजियोलॉजी या प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे आप, ये चैप्टर प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपका आएगा, तो वो टेंशन मत लीजिए। बस इतना सा आप याद रखिए, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर मींस
एक से ज्यादा नाम होगा। यूज 1750 से पहले, यह बस आपके नॉलेज के लिए है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसमें नाम के साथ जीव के सभी लक्षणों का वर्णन किया जाता था। इसका बस एक ही यूज है, इसका मतलब याद रखने के ऑब्जेक्टिव के लिए, ये वाला कि ये लैटिन शब्दों में लिखे जाते थे। इंपॉर्टेंट है ये वाला। बाकी तो इसका और कुछ है नहीं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा याद करना कोई मतलब ही नहीं निकलता है। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर क्लियर है। अब आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे। यह किसके द्वारा दिया गया? यह कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। आपको मैंने पहले बताया था कैरोलस लिनियस क्या क्या किताब था इसका? 2 किताब था, स्पीसीज प्लांटेरम और क्या था? सिस्टेमा नेचर। स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया था, लगभग 5900 प्रजाति के बारे में, जबकि सिस्टेमा नेचर में 4200 स्पीसीज एनिमल के बारे में बताया था। इसका ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। यहाँ डबल लाइन होगा। कैरोलस लिनियस ने दिया था कब? 1758 में दिया था। अब देखिए बाइनोमियल का जो मीनिंग है, बाइनोमियल से बाय को निकालिएगा तो बाय मतलब टू, मतलब दो, और नेक्स्ट नोमेन, नोमेन मीन्स नेम, मीन्स दो नाम जिसमें जिस सिस्टम में हो उसको बाइनोमियल सिस्टम बोलेंगे। जिसमें से क्या होता था? पहला जो होता था हम लोग का जीनस यानी कि वंश नाम होता था, ये वंश, और दूसरा स्पीसीज यानी कि जाति। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ह्यूमन मीन्स आदमी का नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो इसमें क्या हो गया? जीनस नेम हो गया, जबकि सेपियंस क्या हो गया? स्पीसीज नेम हो गया। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट हनी बी। हनी बी मतलब मधुमक्खी, उसका क्या नाम है? एपिस मेलिफेरा। एपिस क्या है? जीनस है, और मेलिफेरा मेरा स्पीसीज। अब आता है पी। पी क्या क्या है? मटर। क्लास 10th याद कीजिए मेंडल के प्रयोग। वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव में याद करवाया गया होगा कि मटर का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? पाइसम सटाइवम। मटर अभी भी खेल करेगा, इंटर में भी तांडव करेगा, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए इसका एक बार डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। नामकरण की वह पद्धति जिसमें पहला भाग वंश नाम यानी कि जीनस तथा दूसरा भाग जाति नाम यानी कि स्पीसीज को बतलाता है। नामकरण की वह पद्धति जिसमें पहला भाग वंश नाम तथा दूसरा भाग जाति नाम को बतलाता है, नामकरण की यह पद्धति क्या कहलाती है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या द्विपद नाम पद्धति कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है? सीधी सी बात है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स दो नाम। किसके द्वारा दिया गया? कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया। और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? बस यही याद रखना है कि पहला मेरा जो होगा वंश नाम होगा यानी कि जीनस होगा, दूसरा स्पीसीज यानी कि जाति नाम होगा। जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी स्पीसीज में तो सब छोटा ही रहता है। जबकि बाइनोमियल में क्या है? इसमें फिक्स है कि 2 ही नाम होगा। लेकिन पॉलिनोमियल जो इससे पहले देखे हम लोग, एक से अधिक जिसमें नाम आता था, उसमें क्या फिक्स था? जिस वैज्ञानिक या वैज्ञानिक के अनुसार उसका नाम भी बदलता था। कोई हो सकता है एक लक्षण ज्यादा लिया तो उसका एक वर्ड ज्यादा बढ़ गया, इसलिए पॉलिनोमियल उतना सक्सेस नहीं कर पाया। लेकिन एक समय बाद हमारे कैरोलस लिनियस आए और उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया, और यह ज्यादा सुटेबल होने के कारण यह प्रचलन यानी कि यूज में आ गया। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? अब चलते हैं नेक्स्ट ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की ओर। अब आते हैं तीसरा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राई मीन्स 3 हो गया, नोमियल मीन्स नाम, मतलब जिस नामकरण में 3 नाम हो उसको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। तो नाम का 3 भाग होता है, उसमें पहला भाग जो होता है जीनस यानी वंश नाम बताता है, दूसरा जाति बताता है, तीसरा पद उपजाति बताता है। तो उसके नाम में 3 पद होंगे, पहला जीनस बताएगा, दूसरा स्पीसीज को बतलाएगा, तीसरा उसके सब स्पीसीज को बतलाएगा। उदाहरण के लिए
आदमी का, मानव का। होमो सेपियंस सेपियंस। गोरिल्ला 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 गोरिल्ला। गुड़हल, गुड़हल का जो फूल होता है या फिर क्या बोला जाए उसको, गुड़हल का जो पौधा होता है उसका हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। मतलब इसमें 3 नाम है, वही है कि पहला नाम और पहले बाइनोमियल में क्या था कि एक जीनस होता था, एक स्पीसीज होता था, इसमें बस तीसरा एक पद जोड़ा, सब स्पीसीज मतलब उपप्रजाति। बस क्लियर है, इसमें उतना कोई पूछता नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता दिया गया। तीसरा पद इसमें ऑब्जेक्टिव इसमें पूछ सकता है कि तीसरा पद जो है जूलॉजिकल, मतलब प्राणी के, जब हम प्राणी का कोई नाम रखेंगे तो उसमें तीसरा पद क्या दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, सब स्पीसीज दर्शाएगा, मतलब उपप्रजाति दर्शाएगा। लेकिन वही जब हम वनस्पति के रिगार्डिंग बात करेंगे, मतलब पौधों को लेके बात करेंगे, जब हम पौधों के लेके नाम को बात करेंगे तो तीसरा पद क्या बताएगा, बॉटनिकल लिटरेचर में तीसरा पद उसके वैरायटी को बतलाएगा। वैरायटी को कब बतलाएगा, जब हम प्लांट के बारे में बात करेंगे तीसरा पद वैरायटी बतलाएगा, जबकि स्पीसीज बतलाएगा कब, जब हम एनिमल के लिए बात करेंगे। एनिमल का स्टडी क्या बोलेंगे, जूलॉजी, और प्लांट के स्टडी को क्या बोलेंगे, बॉटनी। क्लियर है। अब देखिए कुछ जीव का जो नाम वंश नाम है, तो जीनस जो है, जीनस का जो नाम है वही कॉमन नेम में भी आता है। जैसे गोरिल्ला जो लोग ऐसे लैंग्वेज में बोलते हैं, तो गोरिल्ला का जो जीनस नेम है वो भी क्या है, जेनेरिक नेम वो भी गोरिल्ला ही है। और उसी तरह यूकेलिप्टस का पौधा आपने देखा ही होगा, यूकेलिप्टस को हम लोग यूकेलिप्टस ही बोलते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर समझा देता हूँ। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में एक पॉइंट और है कि अधिकांश सूक्ष्म जीव या जीवाश्म उनके तकनीकी नामों से जाने जाते हैं, मीन्स उनका टेक्निकल नेम होता है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि यह वैज्ञानिक नाम कौन दे सकता है। हमने पढ़ा साइंटिफिक नेम के बारे में, तो हम लोग के मन में जरूर क्वेश्चन आएगा कि वैज्ञानिक नाम कौन दे सकता है। तो देखो वैज्ञानिक नाम कोई भी दे सकता है, वह व्यक्ति जो उस जीव का अध्ययन, पहचान व वर्णन, मतलब वह व्यक्ति जो उस जीव का अध्ययन, पहचान व वर्णन कर सकता हो तथा नामकरण के नियमों का एवं सिद्धांतों का पालन करता हो दे सकता है। मीन्स कोई भी जो उस जीव, जिस जीव का वो स्टडी कर रहा है, उसका पहचान या उसका वर्णन तथा नामकरण के सिद्धांत या नियमों का पालन करके जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसका वर्णन कर रहा है पूरी तरह से, वह उस जीव का वैज्ञानिक नाम दे सकता है। मतलब नामकरण का नियम और सिद्धांत का पालन तो करना ही है, साथ के साथ उस जीव का हमको पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसका रहने का बिहेवियर हो गया, खाने का हो गया, जनन का हो गया, सब कुछ हमको पता होना चाहिए। और उसका पहचान मतलब कोई और जीव से तुलना भी हमको पता होना चाहिए, और हम लोग उसका वर्णन कर पाने में समर्थ हो। एक बार डिफिनेशन फिर से बोल देता हूँ, वह व्यक्ति जो उस जीव का अध्ययन, पहचान व वर्णन कर सकता हो तथा नामकरण के नियमों एवं सिद्धांत का पालन करता हो दे सकता है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग रूल्स की ओर कि हम लोग नियम क्या, जो ये नियम का बात किया है तो क्या नियम है। अब पौधों के लिए देख लो, फॉर प्लांट मतलब पौधों के लिए, इतना से इंग्लिश तो सबको आता होगा, इसलिए मैंने लिख दिया फॉर प्लांट। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ICBN प्लांट की बात हो रही है, पौधों की बात हो रही है, तो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। I फॉर इंटरनेशनल, C फॉर कोड, B फॉर बोटेनिकल। बॉटनी में आपको बार बार बोला, बॉटनी जो है प्लांट की स्टडी के बारे में बतलाता है, मतलब प्लांट के स्टडी को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, नीट में आ चुका है ये सब क्वेश्चन, नीट में भी नीट की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है। चलो
इसलिए यह बहुत जरूरी है। और हम लोग अभी जैसे पौधों के लिए पढ़े ICBN, उसी तरह एनिमल के लिए है ICZN। पौधों की स्टडी क्या कहलाती है? बॉटनी। उसी तरह एनिमल्स की स्टडी जूलॉजी। तो ICZN हो गया आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ तक क्लियर आप लोग? अब आते हैं उसी तरह, ठीक, प्लांट का देख लिया, एनिमल का देख लिया, अब आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए ICBN इसका भी होता है, दोनों में कंफ्यूजन है। तो आप पहले क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा कि पौधे के बारे में नियम पूछा है या फिर बैक्टीरिया के नामकरण के लिए नियम पूछा है। तो जब बैक्टीरिया के बारे में बात होगा तो ICBN सेम टू सेम इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर में क्या था? बॉटनिकल था पौधा के लिए, तो बैक्टीरिया आ गया तो बैक्टीरियल हो गया। बैक्टीरिया की स्टडी क्या कहलाएगी? बैक्टीरियल, तो बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। अब उसी तरह वायरस का देखते हैं। वायरस का क्या है? वायरस सबको पता है, V फॉर वायरस, V मतलब ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। क्या है ICVN? इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्लांट के लिए क्या है? ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और एनिमल के लिए ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब बैक्टीरिया के लिए देखते हैं ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। अब वायरस के लिए देखते हैं ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। अब आता है हम लोग कल्टीवेटेड प्लांट्स यानी कि संवर्धित पादप की ओर। हम लोग अब देखते हैं संवर्धित प्लांट और संवर्धित पादप यानी कि फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स मतलब संवर्धित पादप। तो इसका देखते हैं ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो सबका कॉमन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ, इंटरनेशनल कोड ऑफ सबका, इंटरनेशनल कोड ऑफ सबका कॉमन है। तो उसी तरह हम लोग इसको देख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा ऑब्जेक्टिव में इससे। यहाँ तो क्लियर आप लोग? ये जो सारे रूल्स हैं, नाम जो है, इनके अनुसार यदि आप नाम को दीजिएगा, किसी भी जीव का नामकरण कीजिएगा, तो इससे क्या होगा? इसमें जो नामकरण जो होने वाली गलतियां वो क्या होगी? नहीं के बराबर होगी, नगण्य होगी, और उसका डुप्लीकेशन भी नहीं होगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। और कहीं जैसे कि कोई साइंटिफिक रूल का पालन करते हुए नाम यदि दिया तो क्या होगा? किसी से कोई बहस भी नहीं होगा। सीधी सी बात है।